तो हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक नागर, अधिशासी अधिकारी, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सब लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, इस जो चैनल है हमारा, इस पर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स के जितना भी करंट अफेयर के टॉपिक आते हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं, अच्छे से एक बाय डिटेल समझते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को समझने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है? इकोनॉमिक्स को समझने के पहले देखो कौन कौन से डिपार्टमेंट या कौन कौन सा मंत्रालय ऐसे हैं भारत में जो इकोनॉमिक्स से संबंधित नीतियों को, पॉलिसी को लागू करते हैं। अगर हम एक बार उनको समझ ले, जैसे कि भारत में इकोनॉमिक्स या फाइनेंस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट कौन सा है, तो वो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री है। तो ऐसे ही है ना, तीन मिनिस्ट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड सारा काम ही करेगा, बजट भी यही जारी करेगा, तो इकोनॉमिक सर्वे भी यही जारी करेगा। और जितने भी बड़े डिसीजन होते हैं, कानून में कोई अमेंडमेंट करना है, नया एक्ट लेके आना है, वो सब कौन करता है? वो सब फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है, उस फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से होता है। इसके बाद बच्चों एक डिपार्टमेंट या एक मिनिस्ट्री होती है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये भारत में स्टैटिक के संबंध में, डेटा के संबंध में सबसे बड़ी मिनिस्ट्री होती है। देश में जितने भी डेटा कलेक्शन होते हैं, सारा डेटा ये इकट्ठा करता है और फिर उसको गवर्नमेंट को या आम जनता को जारी करता है। तो ये डेटा के संबंध में, डेटा कलेक्शन का काम कौन सा करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट कौन करेगा? तो ये करेगा मोस्टली। जब मैं पढ़ाऊंगा महंगाई, इन्फ्लेशन, तो उसमें सीपीआई होती है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, तो उसकी गणना भी यही करता है। और भी बहुत सारी चीजों का डेटा करता है, जैसे कि पीएलएफएस सर्वे करता है, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे। तो इस सर्वे में क्या होता है? इस सर्वे से ना जितने भी देश में रोजगार के आंकड़े होते हैं ना, एम्प्लॉयमेंट के, वो सब यहीं से आते हैं। तो देश में क्या एम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, कितना अनएम्प्लॉयड लोग हैं, उस सबके बारे में क्या होगा, कौन सा डिपार्टमेंट बताएगा? तो उस सबके बारे में ये डिपार्टमेंट बताएगा मोस्टली। थर्ड बात हम करेंगे, तो थर्ड होता है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री, उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय, जो पीयूष गोयल जिनके मंत्री हैं। तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर भारत में जितना भी ट्रेड का, व्यापार का, फॉरेन ट्रेड हो चाहे इंटरनल ट्रेड हो, वो सब कौन देखता है? तो ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री देखता है। इसके अंडर में एक संस्था, एक डिपार्टमेंट होता है डीपीआईटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। पूरे भारत में जितने भी है ना कॉमर्स से, व्यापार से संबंधित गतिविधियों का नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है? डिपार्टमेंट फॉर इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जितना भी ट्रेड रिलेटेड गतिविधियां होती है सब ये डिपार्टमेंट देखता है। तो हम बच्चों एक एक मिनिस्ट्री को हम डिटेल में देखेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब बच्चों क्या होता है, देखो एक बार मैं तो आपको और अंतर समझा दूं। एक तो होता है एक मिनिस्ट्री और एक होता है डिपार्टमेंट। देखो क्या होता है, मिनिस्ट्री बड़े होता है, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो पूरा फाइनेंस का काम देखेगी इंडिया में। लेकिन क्या होता है, उसको क्या फिर काम अलग अलग डिपार्टमेंट में बांट देते हैं, ताकि कुछ काम, जैसा कि मान लो फाइनेंस में क्या होगा, एक काम इनकम का होगा, तो इनकम का काम एक डिपार्टमेंट को दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। खर्चे का काम दूसरे को दे दिया, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। ऐसे है ना काम बांट देते हैं। तो हर मिनिस्ट्री में लगभग 4, 5, 6, 3, 2 ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं। केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं मैं। केंद्र सरकार में मिनिस्ट्री बड़ी होती है, उस मिनिस्ट्री के अंडर में डिपार्टमेंट होते हैं। स्टेट में चूंकि छोटा काम होता है, छोटा होता है, तो स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती। स्टेट में क्या होता है, सीधा डिपार्टमेंट होता है। आप कभी भी नहीं सुनोगे, अगर मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं, तो यहाँ होम डिपार्टमेंट होता है, होम मिनिस्ट्री केंद्र में होती है। यहाँ फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री केंद्र में होती है। यहाँ पे स्टेट में मिनिस्ट्री नहीं होती है, सीधा डिपार्टमेंट होता है। और केंद्र सरकार में पहले मिनिस्ट्री होती है, उसके अंडर में 4, 5, 6, 3, 2 जैसी भी स्थिति होती है मिनिस्ट्री की, वैसे डिपार्टमेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारा सबसे मुख्य डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है वो है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, जो देश में वित्त का, फाइनेंस का रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं ना, वो ये डिपार्टमेंट देखता है। तो सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों, अब इसके अंदर में कई सारे डिपार्टमेंट है, मुख्यतः 6 डिपार्टमेंट है। सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन होता है? सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। कौन सा डिपार्टमेंट बच्चों? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सबसे कॉमन डिपार्टमेंट है फाइनेंस मिनिस्ट्री का। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आई रिपीट, सबसे कॉमन डिपार्टमेंट कौन सा है फाइनेंस मिनिस्ट्री का? वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करूं, कुछ ना कहूं, तो बाय डिफॉल्ट उसका मतलब क्या होता है? डीई होता है। जितने भी जनरल काम होते हैं ना, जितने भी जनरल काम, सारे काम यही करता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे मुख्य जो डिपार्टमेंट भी यही है। देखो सबसे मुख्य काम क्या होगा? बजट तैयार करना। अब बजट कितनी बड़ी बात होती है, पूरे देश का बजट कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा? यही बनाएगा। अभी आया था ना, 1 फरवरी को रिलीज हुआ था बजट। तो बजट देश में कौन सा डिपार्टमेंट बनाता है? फाइनेंस मिनिस्ट्री तो बनाती ही बनाती है। फाइनेंस मिनिस्टर उसको पार्लियामेंट में पेश करता है।
लेकिन अब मैं पूछूं फाइनेंस मिनिस्ट्री का कितना डिपार्टमेंट, कौन सा डिपार्टमेंट करता है, तो वो होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि भारत में कौन सा डिपार्टमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री का बजट बनाने के लिए जिम्मेदार होता है, तो क्या टिक लगाना है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम होता है इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई सारी स्मॉल सेविंग स्कीम होती है, जैसे कि किसान विकास पत्र, जैसे कि पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट करते हैं ना, पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट, जैसे कि सुकन्या समृद्धि होता है, चलते हैं बच्चों के लिए, बच्चों के अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि वो पीपीपीएफ प्रोविडेंट फंड। तो इन सब पे क्या होता है, हर साल कुछ इंटरेस्ट मिलता है क्वार्टरली, तो उसको क्या करता है ये डिपार्टमेंट क्वार्टरली डिसाइड करता है कि भाई 7% देना है, 7.5% रखना है, 8% रखना है। तो स्मॉल सेविंग जितनी भी स्कीम होती है उन सब पर इंटरेस्ट रेट भी ये डिपार्टमेंट डिसाइड करता है। थर्ड इसका काम हो गया बच्चों, इसके अंडर में क्या आता है, फाइनेंस कमीशन आता है। अंडर नहीं आता मतलब फाइनेंस मिनिस्टर में जितना भी काम देखेगा ना फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड, वो ये डिपार्टमेंट देखेगा। फाइनेंस कमीशन का गठन भी यही करेगा, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट भी इसी डिपार्टमेंट के पास में आएगी। भाई फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, ऐसा किसी के अंडर नहीं आता, इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर में जो इस कमीशन से रिलेटेड कोई फाइल डील तो करेगा ना, तो वो करेगा डील कौन सा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। इसी के पास इसकी रिकमेंडेशन आएगी और ये इसका गठन करेगा। सेक्टर विशेष को इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा दिया जाता है बच्चों। देखो क्या होता है, किसी भी देश में के डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, ऐसे अलग अलग सेक्टर को जो उसको लगता है कि जिसका डेवलपमेंट ज्यादा जरूरी है, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दे देता है। इससे क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देने से बच्चों उसको कई प्रकार की सुविधाएं मिलती है, जैसे कुछ टैक्स में छूट मिलती है, बैंक से लोन लेने में आसानी होती है। तो कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर में है या नहीं है, उसके डिसाइड कौन करेगा, उसका डिसाइड भी ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करेगा। ठीक है, इसी डिपार्टमेंट के अंडर में कौन होता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। आप लोगों ने सुना होगा आज की डेट में इसका बहुत चल रहा है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का पोस्ट का। क्यों करता है, क्योंकि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर क्या करता है, ये इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। क्या करता है बच्चों, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है, आर्थिक सर्वेक्षण की तैयार करता है। अभी हाल में आपने देखा होगा 28 जो लास्ट जनवरी था, 31 जनवरी को इकोनॉमिक सर्वे आया था देश में। तो किसी भी देश में है ना, इकोनॉमिक सर्वे क्या करता है, पूरे साल में जितनी भी गतिविधियां हुई थी उसके बारे में बताता है। आप सब अच्छे से जानते हो कि हम हमारी तैयारी के लिए हम जब प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी की या स्टेट पीसीएस की, तो इकोनॉमिक सर्वे को डिटेल में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे बनाता कौन है, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। मुझे इसका नाम बताओ कि कौन है आज की डेट में। ये क्या होता है, वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार होता है, जो वित्त फाइनेंस मिनिस्टर को एडवाइस देने के काम आता है। इसका उनका नाम है आज की डेट में वी अनंत, बताओ नाम बताओ, वी अनंत नागेश्वरन। अभी बहुत चर्चाओं में रहा था क्योंकि ये 31 जनवरी को क्या किया था इन्होंने, इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज हुआ था, उस दिन काफी ज्यादा इंटरव्यू वगैरह दिए थे, काफी ज्यादा इन्होंने कॉन्फ्रेंस वगैरह आयोजित करी थी। फिर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी इसी के अंडर में आता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, जो क्या काम करता है, इकोनॉमिक सर्वे बनाता है। तो वो आपसे पूछे कि इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, तो वो भी ये बनाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये तो हो गया इसका मुख्य काम। इसके अंडर में कुछ सरकारी संस्थाएं होती है, जैसे कि पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होती है ना, कई सारी संस्थाएं। जब बीएसएनएल में कहूँ तो बीएसएनएल टेलीकॉम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, पहले बीएसएनएल थी, बीएसएनएल एविएशन मिनिस्ट्री के अंडर में आती थी, और भी गेल बेल सेल, इस सबका कोई ना कोई मिनिस्ट्री है सर नोट। तो ऐसे ही जो ये वित्त मंत्रालय है देश का, उसके अंडर में जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, इसके अंडर में दो सरकारी कंपनियां आती है। एक तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। क्या नाम बच्चों, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। आपको पता होगा ना कि भारत में नोट छापने के लिए कई जगह जो क्या कहते हैं प्रेस है, जैसे कि देवास में है, नासिक में है, तो वो यही करते हैं संचालन, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग। ये क्या करती है, नोट छापने का काम करती है। देखो आरबीआई नोट जारी करता है, आरबीआई खुद नोट नहीं छापता। नोट छापने की जो मशीनें होती है ना, या जो फैक्ट्रियां होती है, वो सरकार की होती है, जिसमें तो मुख्य जो ये काम करते हैं उस कंपनी का नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा काम, एक और इसके अंदर संस्था थी एक जमाने में, आज की डेट में नहीं है, वो थी BIFR, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। इसका मतलब होता है बच्चों BIFR का, देखो कई सारी सरकारी कंपनियां हैं, हम जानते हैं, लगभग हमारे देश में 300 के आसपास सरकारी कंपनियां, और 1990 के पहले तो और ज्यादा हुआ करती थी। तो अगर कोई कंपनी की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं थी, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं थी, वो दिवालिया होने के कगार पहुंच गई, जैसे आज की डेट में BSNL की यही स्थिति है, नहीं है क्या, दिवालिया होने के कगार पर। तो ऐसी कंपनी को अब क्या करें,
उनको रिफॉर्म करें, क्या करें, सुधार करें। तो ये सब करने के लिए एक अलग से संस्था थी BFR। जो भी कंपनी दिवालिया होने की स्थिति में आ जाती थी ना, उसको संबंधित मंत्रालय ये BFR को रेफर कर दिया करते थे, इसके पास भेज दिया करते थे। अब फिर उसके बाद में ये BFR जैसा लगता था कि उसको नए पैसे की आवश्यकता है, नई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता है, या फिर उसको बंद ही कर दिया जाए, सबको कौन डिसाइड करता था? ये BIFR करता था। आज के डेट में इसका कोई मत तो नहीं, ये खत्म हो गया। अब तो क्या आ गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लागू हो गया। तो याद रखिए, इसके अंडर में एक संस्था काम करती है, थोड़ा सा मैं डिटेल में बताऊंगा। FSDC, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। देखो बच्चों, अगर आप सबको ध्यान से पढ़ा होगा कभी तो 2008 में क्या हुआ था, वैश्विक वित्तीय संकट आया था, GFC, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, जब लेमन ब्रदर वगैरह दिवालिया हो गए थे अमेरिका में। तो उसका प्रभाव पूरी दुनिया में पड़ा, इंडिया में भी उससे प्रभावित नहीं था। तो फिर बाद में जब इसको देखा कि अब इससे निपटने के लिए क्या क्या काम किया जाए कि बाद में मंदी नहीं आए, तो सबसे बड़ी एक समस्या थी कि भारत में फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन काम करता है। एक तो वित्त मंत्रालय तो है ही, फाइनेंस मिनिस्ट्री तो है ही, एक कई सारे रेगुलेटर होते हैं अपने अपने क्षेत्र, जैसे बैंकों का कौन है, RBI। कैपिटल मार्केट होता है, जो शेयर मार्केट है, उसका SEBI है। इंश्योरेंस का सेक्टर का कौन है बताओ, IRDA है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पेंशन का कौन है, PFRD है। और बता दो, जो IBC के अंडर में बना था, IBBI, इंश्योरेंस एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा कई सारे रेगुलेटर है। तो ये सब पाया गया कि भाई इन रेगुलेटर में आपस में कॉन्टेक्ट नहीं होता, कोऑर्डिनेशन। SEBI RBI को नहीं जानती, RBI SEBI को नहीं जानता, जबकि देश में ओवरऑल फाइनेंशियल स्थिति को डेवलप करने के लिए सब में क्या होना चाहिए, आपस में रेगुलेशन होना चाहिए। पूरा देश में क्या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, उसको देखने के लिए इन सबको आपस में मीटिंग होनी चाहिए। तो ये सबका आपस में मीटिंग बढ़ाने के लिए क्या कर दिया, 2010 में सरकार ने ये FSDC का गठन कर दिया, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कर दिया, जिसका अध्यक्ष कौन होता है, जिसका अंदर केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, और सब इसके मेंबर होते हैं। RBI गवर्नर हो गया, SEBI का चेयरमैन हो गया, IRDA का चेयरमैन हो गया, ये सब इसके मेंबर होते हैं। ये सब आपस में मिलकर निर्णय करते हैं देश में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बड़ी रहनी चाहिए। जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर होते हैं, जैसे कि महंगाई, जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा नहीं होना चाहिए, इनको कंट्रोल करना चाहिए, और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाए रखना चाहिए, ताकि जिससे देश में ओवरऑल क्या हो, वित्तीय रूप से स्थिरता बनी रहे। ये इसका काम होता है। तो ये अभी है ना, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर काम करती है। तो हमने बच्चों देख लिया, पहला हमारा जो डिपार्टमेंट था वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स कंप्लीट हो गया। दूसरा हम बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पर। अब भाई रेवेन्यू में क्या होता है, एक तो इनकम आती है, एक खर्च करते हैं। तो इन दोनों कामों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट है। गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है उन सबका रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, कि ऐसे तो है नहीं कि खर्च कर दिया उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो गवर्नमेंट का जो भी वे होता है, एक्सपेंडिचर होता है, उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कौन से मिनिस्टर को कितना देना है, कितना कब दिया, कब कैसे देंगे, उसके रिकॉर्ड के लिए क्या नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। इसकी कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। इसी के अंडर में एक संस्था काम करती है, CGA। कई लोग आपने SSC के थ्रू जाते हैं तो उसमें CGA की पोस्ट होती है, सेंट्रल कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। ये क्या काम करता है, भारत सरकार के लेखाओं का निर्माण करता है, अकाउंट्स का निर्माण करता है, कितना पैसा खर्च हो रहा है उन सबका रिकॉर्ड रखता है। तो ये CGA इसी के अंडर में काम करता है। जितने भी खर्चे का काम है, जैसे पे कमीशन, अभी 7वां वित्त आयोग चल रहा है, 8वां भी आ जाएगा, पेंशन, अकाउंटिंग का सिस्टम सब कौन देखता है, यही देखता है। और आप में से कई लोग सरकारी जॉब में होंगे तो आप सबको पता है, जितने भी गवर्नमेंट के पेमेंट होते हैं ना आज की डेट में, वो PFMS से होते हैं। एक सिस्टम बनाया है भारत सरकार ने, पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, जिससे क्या होता है, जितना भी फाइनेंस रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं उन सबको एक कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये PFMS से सारे पेमेंट होते हैं। एक भारत कोर्स है, जितने भी गवर्नमेंट की इनकम होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, उस सब रिकॉर्ड के लिए भारत कोर्स नाम का पोर्टल है। तो ये दो चीज है, PFMS का मैनेजमेंट भी ये करता है। अब ये तो होगी खर्चे की बात। अब बात करें इनकम की, तो इनकम के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कौन सा डिपार्टमेंट है, राजस्व विभाग। इसका क्या काम होगा, इसका काम होगा रेवेन्यू का, इनकम का कलेक्शन करने का, पैसे करने का। पैसा कहां से आता है, टैक्स से आता है। अब आप सब लोगों को पता होगा टैक्स दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कौन सा, डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। तो डायरेक्ट टैक्स के लिए इसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में एक संस्था बना रखी है, CBDT। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, इसमें जितने भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होंगे, कई लोग IRS होते हैं, IT वाले, इनकम टैक्स वाले, वो सब इसी के अंडर में काम करते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ
ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी। ये सीबीडीटी का क्या काम है? देश में डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन करना। एसएससी जो जाते हैं इनकम टैक्स वगैरह की भर्ती होती है, उसका नोडल डिपार्टमेंट कौन सा होता है? सीबीडीटी होता है। इसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स के कलेक्शन के लिए होता है सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स। क्या होता है? सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम। ये देश में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स जैसे कि जीएसटी है, कस्टम है, एक्साइज है, इन सब के कलेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। एक इसके अंडर में होता है AAR, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। ये जीएसटी के अंदर एक संस्था होती है बच्चों। जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कि हम सबको पता है जीएसटी की स्लैब रेट होती है 0%, 5%, 12, 18, 28%। लेकिन कई बार कुछ ऐसा प्रोडक्ट आ जाता है जिस पर कंफ्यूजन होता है किसी आदमी को, कि जैसे मैंने कोई चीज, जैसे कि रोटी है, रोटी और पराठे में कोई विवाद होता कि रोटी पर क्या जीएसटी लगेगी और पराठे पर क्या लगेगी। अब कोई तो कहेगा कि पराठा भी रोटी है तो इस पर भी जीएसटी नहीं लगना चाहिए। ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है ना, तो आदमी पेमेंट नहीं करे उससे पहले ही मान लो मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है, अब मुझे लग रहा है कि यार जीएसटी कितना लगना चाहिए, तो इसमें विवाद हो जाता है कई बार। तो आदमी विवाद में नहीं पड़ना चाहता, बाद में फिर कोर्ट कचहरी जाना पड़ता है। तो पहले ही क्या करे, पहले जीएसटी में पूछ ले कि भाई ये बता दो मेरा ये प्रोडक्ट है, इस पर कितना जीएसटी लगेगा। तो वो काम कौन सी संस्था करती है? अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग करती है। ये एडवांस में रूलिंग दे देगी आपको पहले से ही। आपको अगर डाउट हो रहा है कि यार ये प्रोडक्ट का कितना जीएसटी रेट लगेगा, तो पहले ही इसके पास चल जाओ, AAR के पास में। ये पहले आपको आदेश जारी कर देगा कि भाई मुझे लगता है कि ये पराठा तो है ना, पराठा अलग चीज है, रोटी अलग चीज है, पराठे पर 12% टैक्स लगना चाहिए। तो ये पहले ही एडवांस में आप अपनी समस्या को कर सकते हो कंट्रोल। तो इससे क्या होगा? इससे लिटिगेशन नहीं पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के में नहीं जाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, यहां तक। अब तीसरा आ गया हीरो। कौन सा हीरो आया? ईडी। पुराने जमाने में जब माँ बच्चे रोते थे तो माँ क्या कहती थी कि चुप हो जाने तो गब्बर आ जाएगा। अब गब्बर नहीं आता। गब्बर का फिर बाद में कौन आने लगा? सीबीआई। पहले गब्बर आता था, फिर सीबीआई की एंट्री होगी। सीबीआई ने कई बड़े बड़े काम किए। बहुत डर लगता था, अपना छोटे होंगे तो आप सब लोगों ने देखा होगा, सीबीआई की बहुत सम्मान था हम सब लोगों के मन में। लेकिन बीच में कुछ कांड किया सीबीआई ने, तो आज सीबीआई की वो स्थिति नहीं थी, और सीबीआई की अब वो थोड़ा सा वैल्यू भी डाउन होगी। इसके स्थान किसने ले लिया? ईडी ने ले लिया। आज की डेट में सब देखो, आप सारे जितने भी अपोजिशन के नेता हैं सब परेशान है। क्यों? ईडी का छापा पड़ गया, हर चीज में ईडी घुस गई। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट होता है ना, ये भी किसके अंडर में काम आता है? ये फाइनेंस मिनिस्ट्री, उसके अंडर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, उसके अंडर में काम करता है ईडी। कहीं अलग से नहीं करता। ये जो इसमें IRS अधिकारी होते हैं ना, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के अधिकारी होते हैं, वही होते हैं। कुछ है ना पुलिस से भी इसमें डेपुटेशन पाते हैं, IPS वगैरह, CI इंस्पेक्टर लेवल के भी आदमी आते हैं। लेकिन जनरली नोडल ऑफिसर कौन है इसका ऑफिस है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। कोई टेंशन की बात। इसके बाद इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। जितने भी है ना नारकोटिक्स का होता है, ड्रग्स के रिलेटेड लेन देन होता है, उसको रोकने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट बना देगा? कोई संस्था? सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नहीं आते क्या? मुंबई में आता शाहरुख खान का बेटा, कौन? आर्यन। वो आर्यन को किसको ने पकड़ा था? वानखेड़े ने पकड़ा था ना। वो वानखेड़े क्या था? वो इसी का ऑफिसर था, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का काम ही ये होता है, देश में जितने भी इलीगल ड्रग्स वगैरह बिक रही है उनको कंट्रोल करना, उस पर कार्रवाई करना। तो ये भी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आता है, कहीं अलग से होम मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता। एक होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। देश में जितने भी लेन देन होते हैं ना, बड़े बड़े लेन देन होते हैं, वो टैक्स नहीं पड़ते। तो ऐसा लेन देनों पर नजर रखने के लिए दिल्ली में क्या एक ऑफिस बना रखा है अलग से, जहाँ पे 200-500 आदमी कंप्यूटर लेके बैठा रहता है दिन भर। वो यही काम देखते हैं पूरे इंडिया में कि कहाँ कितना बड़ा ट्रांजेक्शन हुआ है, क्या हो रहा है, उसका फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड रखते हैं। तो वो संस्था क्या कहलाती है? वो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट कहलाती है। एक आप लोगों ने पढ़ाया होगा जीएसटी में। जीएसटी जब आया तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। सारा जीएसटी का जो रिटर्न है सब ऑनलाइन भरते हैं। तो उसको जो आईटी का जितना भी बैकअप देने के लिए एक संस्था बनाई थी अलग से, जिसका नाम था क्या? जीएसटी नेटवर्क। ये जीएसटी नेटवर्क भी किसी के अंडर में आती है? डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर में आती है। इसका अगला डिपार्टमेंट होगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, DFS। अब बच्चों इसका नाम से स्पष्ट है क्या काम करेगा ये फाइनेंस का। तो देश में जितने भी फाइनेंस रिलेटेड काम होते हैं ना, वो सब यही देखता है। फाइनेंस में क्या कौन आ गया? बैंक आ गया, बीमा कंपनियां। भाई हम कहते हैं सरकारी, सारे बैंक सरकारी हैं। जितने भी 12 बैंक आज की डेट में कितने सरकारी हैं? तो सरकारी बैंकों का नोडल कौन है? तो ये डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस का ही है। RBI वगैरह देख रहे कौन करता है? यही करता है। LIC सरकारी वित्त कंपनी है, बीमा कंपनी है, तो उसका बॉस भी कौन है? यही है। फाइनेंशियल लेटर या बीमा से लेटर, या जैसा कि अभी बीच में ना वो लागू फाइनेंशियल इंक्लूजन, वित्तीय समावेशन के लिए स्कीम लागू हुई थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो सबका कौन देखता है काम? वित्तीय समावेशन की जितनी भी योजना है ना, वो सब यही देखता है। बैंकों का रिकैपिटलाइजेशन यही करेगा। इसी के अंडर में एक संस्था होती है बैंक बोर्ड ब्यूरो। मैंने बताया होगा बैंकों में जितने भी बड़े पोस्ट पे होता है उसके गठन की, उस पर अपॉइंटमेंट के लिए अलग से संस्था बना रखी है।
बैंक बोर्ड ब्यूरो, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में होता है, ये भी इसके अंडर में काम आता है। एक इसके अंदर में संस्था होती है एनसीडीसीसी, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। देखो बच्चों, बैंक लोन देते हैं तो लोन डूब जाता है, एनपीए हो जाता है, तो इसलिए कई बैंक क्या होता है, जो थोड़ा कमजोर समुदाय के लोग होते हैं, जैसे कि महिलाएं होती है, जैसे कि कोई गरीब वर्ग के वंचित लोग हैं, या छोटे गरीब जिनकी फैमिली होती है, जिनकी इनकम बहुत कम होती है, ऐसे लोगों को पैसे देने से, लोन देने से बचते हैं। वो ऐसे बड़े बड़े आदमी, बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन देना पसंद करते हैं। तो फिर क्या करें, तो ऐसी स्थिति में सरकार ने कोई कंपनियां बना दी, एनसीडीसी बना लगी है। ये क्या करते हैं, जैसे मान लो एमएसएमई है, यूनिट है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, इनको बैंक लोन देना पसंद नहीं करते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, गारंटी दे देगी कि भाई तुम एमएसएमई को लोन दो, अगर डूब जाए तो पैसा हमसे ले लेना, क्रेडिट की गारंटी देती है ना। तो ये एनसीडीसी काम करती है, एमएसएमई पे लोन पे गारंटी देती है, एमएसएमई पे लोन जितना लेते हैं उस पर गारंटी देती है। नेक्स्ट हो गया हमारा डिपाम, क्या नाम है उसका बच्चों, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो कहते हैं ना आजकल चल रहा है, मोदी जी ने बेच दिया, देश बेच दिया, तो बेचने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता है, वो यही काम करता है, डिपाम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं उन सब में जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है वो कौन देख रेख करता है, उसको, उसका काम करता है डिपार्टमेंट का, डिपाम का काम है इसका। देखो क्या होता है, जैसे कि मान लो एलआईसी थी, अभी 100% मालिक भारत सरकार थी, अब पिछले बार क्या हो, अभी आईपीओ लेके थोड़ा बहुत उसका शेयर जनता को बेच दिया। ऐसे जितने भी सरकारी कंपनियां, और भी कई सारी सरकारी कंपनियां हैं, जैसे बीपीसीएल को बेचने की तैयारी चल रही है। पिछले साल आपने नाम सुना होगा एयर इंडिया, एयर इंडिया को सरकार ने बेच दिया, किसको बेचा था बताओ, टाटा को बेचा था। हालांकि एक बार आपको बता दूं मैं, टाटा का ओरिजिनल, एयर इंडिया का ओरिजिनल मालिक कौन था, टाटा ही था। आजादी के पहले टाटा, एयर इंडिया की स्थापना टाटा नहीं करी थी, बाद में आजादी के बाद इसका नेशनलाइजेशन कर दिया था। नेशनलाइज का मतलब होता है सरकारी, जब कोई प्राइवेट कंपनी पे कब्जा कर लेती है तो इसको वापस बेच देता था। जितना भी बेचने का काम है ना डिसइन्वेस्टमेंट का, वो कौन सा डिपार्टमेंट देखता है, डिपाम देखता है, DIPAM। लास्ट डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज, DP। देखो बच्चों, ये सबसे लेटेस्ट में नया जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है। पहले ये डिपार्टमेंट क्या था, ये जो हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, भारी उद्योग मंत्रालय, उसके अंदर काम करता था। इसमें नाम से स्पष्ट है, देखो भारत सरकार कई सारी सरकारी कंपनियां होती है, जिसको कहते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे गेल हो गया, बेल हो गया, सेल हो गया, BPCL हो गया, BSNL हो गया। एयर इंडिया तो बेच दिया, नहीं तो पहले वो भी था। ऐसे बहुत सारी सरकारी कंपनियां होती है, पॉवर से, और बहुत सारी सरकारी कंपनियां। तो सारी सरकारी कंपनी किसके अंडर में आती है, ये आती है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज में, नाम से स्पष्ट है पब्लिक एंटरप्राइजेज, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम। तो ये सब किसके अंडर में आते थे, ये सब इसके डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज में आते थे। पहले ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में आता था, उद्योग, भारी उद्योग मंत्रालय के अंडर। 2021 में मोदी जी का जमा, और उसको कहाँ फंसा दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री में भेज दिया इसको। तो आज की डेट में ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक 2021 से ये डिपार्टमेंट ऑफ जो पब्लिक एंटरप्राइजेज है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, हेवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आता है। ये देखो मैं लिख रहा, पूर्व में मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री के अंडर में था। तो यहाँ पे हमारा फाइनेंस, यहाँ पे हमारा क्या कंप्लीट हो गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक बार हम शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। सबसे पहला डिपार्टमेंट कौन सा था, बड़ा बताओ, जितना भी याद हो सके, पूरा नहीं हो तो पूरी कोई बात नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, क्या काम किया इसमें बच्चों बताओ, इसमें काम क्या, बजट, मेन काम बजट बनाना, इकोनॉमिक सर्वे तैयार करना, बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया। इसी के अंडर में कौन आता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर आता है। ये क्या करेगा, पब्लिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर दर्जा देगा, जो स्मॉल सेविंग स्कीम है, स्मॉल सेविंग स्कीम पे इंटरेस्ट रेट ये डिसाइड करेगा। इसके अंडर में दो संस्थाएं भी थी, कौन सी, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एक BIFR था, मैंने बताया था, ये आज की डेट में क्या हो गया, बंद हो गया। ये तो था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बारे में, कि और कुछ था, बस ये था, इतना ही था। इसके बाद कौन सा आ जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर आ जाएगा। क्या काम करेगा, जितने भी एक्सपेंडिचर रिलेटेड काम होगा सब ये करेगा। इसके अंडर में एक संस्था थी, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, CGA, कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट, भारत सरकार के लेखा या अकाउंटिंग का काम यही काम करता है। इसके बाद में कौन सा डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू था। क्या काम था इसका बताओ, रेवेन्यू कलेक्शन। डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन था, CBDT, इनडायरेक्ट के लिए कौन था, CBIC, और मैंने बताया ED और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी इसी के अंडर में आता था। ठीक है बच्चों, यहाँ तक। इसके बाद एक कौन था, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। क्या काम करता था ये, जितने भी देश में फाइनेंस रिलेटेड गतिविधियां हैं, जैसे कि बैंक, LIC वगैरह, इन सबका मालिक यही होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन की सारी गतिविधियां यही चलाता है। RBI के संबंध में जितने भी आदेश जारी करने होते थे, जैसे नोटबंदी हुई, तो नोटबंदी भी इसी डिपार्टमेंट के थ्रू हुई। ये सभी DFS के काम होते हैं।
फिर मैंने बताया था डिपाम, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। इसका क्या काम था बच्चों? तो ये बेचने का काम करता है, चिंता की कोई बात ही नहीं है, बेच दिया इसने बहुत सारा और बेच देगा आगे भी। डिसइन्वेस्टमेंट का काम करता है। फिर मैंने बताया था लास्ट में कौन सा डिपार्टमेंट था, लास्ट में था कौन सा बताओ, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज है। जितनी भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में सरकारी कंपनियां सब इसी के अंडर में आती है। अब हम दूसरा मिनिस्ट्री की बात करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। कौन सी मिनिस्ट्री? मोस्पी, सांख्यिकी एवं प्रोग्राम को क्या कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय है। तो मोस्पी याद रखो, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। क्या काम है इसका? इसका मुख्य काम है डेटा कलेक्शन करना, डेटा कलेक्ट करना और उसको जिस फॉर्मेट में आवश्यकता हो उस फॉर्मेट में प्रोवाइड कराना। इसके लिए देखो बच्चों, आजादी के पहले से 2 संस्थाएं बनाई थी। एक था CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। एक बनाया था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये 1950 में 51 में बनाया था, ये 1950 में बनाया था। देखो इसका नाम से स्पष्ट है, नेशनल सैंपल सर्वे, सैंपल इकट्ठा करता था ये, और डेटा कलेक्ट करने का काम कौन सा डिपार्टमेंट करता था? ये डेटा कलेक्शन करता था। पूरे देश भर में इसके आदमी होते थे, गांव में, शहरों में, सब जगह वहां से डेटा इकट्ठा करके लाता था। फिर वो डेटा को जारी कौन करता था? वो डेटा को प्रोसेस करके फॉर्मेटिंग करके उसको जारी करता था CSO। बाद में मोदी जी आए, उन्होंने सोचा दोनों का काम है डेटा का ही है, एक इकट्ठा कर रहा है एक जारी कर रहा है, क्या मतलब है दोनों का टाइम पास कर दो, दोनों को मिला दो। तो 2019 में कौन मिला दे? NSO। आज की डेट में सारा काम कौन करता है? देखो स्टैटिस्टिकल विंग होती है इसकी, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिसर CSO। NSO था 1950 में बनाया, 1951 में क्या बनाया? CSO बनाया, दोनों को मर्ज कर दिया। कब? 2019 में क्या बन गया? NSO बन गया। भाई जितने भी सरकारी विभाग उन सबका ऑफिस कहाँ होता है? दिल्ली होता है, इसमें तो कहने की कोई बात ही नहीं है। तो आज की डेट में देश का सबसे बड़ा संस्था कौन सी है जो डेटा कलेक्ट करती है? वो है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, 2019 से अस्तित्व में आया। देखो बच्चों, कई किताबों में कई जगह CSO लिखा रहता है, लेकिन CSO का मैंने कहानी बता दी आपको, ये मर्ज हो गया किसमें? NSO में। तो आज की डेट में नोडल कौन है? NSO। क्या क्या काम करता है ये देखना, नेशनल इनकम पे डेटा ये इकट्ठा करता है। आप लोगों ने बचपन से सुना होगा ना, अखबारों में सबसे ज्यादा आता है GDP। वो GDP की गणना ये करता है, GDP ग्रोथ रेट की सबकी गणना ये करता है, महंगाई की, CPI की, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जितने भी डेटा है ना ये इकट्ठा करता है अधिकांश। कुछ 2-3 चीजों को छोड़ दो, बाकी सारे डेटा, सारी चीजों को रिकॉर्ड यही जारी करता है NSO। एक ये तो हो गया इसका पहला काम स्टडी का। दूसरा था प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। तो देखो भारत सरकार की कई सारी योजनाएं चलती है, जैसे चलती है 20 सूत्री कार्यक्रम, बहुत पहले चलती थी, इंदिरा गांधी जी के जमाने से चलती आ रही है, 1975 से चलती होगी। तो इसका रिकॉर्ड रखता है। एक राज्यों में तो स्किल चलती है MLA लेड, जिसमें हर MLA को क्या करते हैं राजस्थान में 5-5 करोड़ देते हैं। ऐसे केंद्र में भी एक स्कीम चलती है MP लेड, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट। भाई हर MP को 5-5 करोड़ रुपए दे दो सालाना, ताकि आप अपने एरिया में विकास करा सको। तो उसको मॉनिटरिंग कौन करता है? MP लेड स्कीम की, उस MP लेड स्कीम की मॉनिटरिंग यही करता है मोस्टली, उसके अंडर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। और भारत सरकार के जितने भी 150 करोड़ से कई सारे रोड बन रहे हैं, 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट हो सकता है, बंदे का पोर्ट बन रहा है, कई सारे जितने भी आधारभूत ढांचे के 150 करोड़ से ज्यादा बड़े प्रोजेक्ट है ना। द रेलवे का कोई पटरी बिछ रही है, उसकी वैल्यू 150 करोड़ से ज्यादा है, तो उसकी भी देखरेख का काम यही करता है। 150 करोड़ से अधिक के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करता है ये। और इसमें नहीं बच्चों, एक ना इसमें नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन है, 2005 में इसको भारत सरकार ने बनाया था, जिसका काम क्या है? देखो क्या होता है स्टैटिस्टिकल, एक क्या होता है डायनेमिक सब्जेक्ट, बदलता रहता है। तो उसमें कैसा उसकी डेटा हो, स्टैटिस्टिकल जितना भी डेटा इकट्ठा करने के लिए क्या क्या मेथड अपनानी चाहिए, नई नई टेक्नोलॉजी स्टैटिस्टिक्स में आती रहती है, तो सबके लिए क्या करता है ये देखता रेख करता है। इसकी सब सिफारिश रंगराज में आयोग की सिफारिश पर करी गई थी। अब हम चलेंगे, एक इसके अंदर में संस्थान है, कौन सा? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, बहुत फेमस संस्थान है स्टैटिस्टिकल फील्ड में, क्या है नंबर 1 है दुनिया में तो नहीं पर बहुत काफी सम्मान है। आप लोगों ने पढ़ा होगा PC मालोनोबिस, जब हम 5 ईयर प्लानिंग पढ़ते हैं तो इसको नाम पढ़ते हैं PC मालोनोबिस का। भाई सेकंड जो 5 ईयर प्लान था वो इसके मॉडल पर आधारित था। तो ये जो मालोनोबिस है ना, इसी ने इसकी स्थापना करी थी आजादी के पहले 1931 में। तो बच्चों आज के लिए यही तक, थैंक यू, जय हिंद।